1947 अगस्त 15 को देश आजाद होता है। वो आजादी ऐसे केओस में होता है जहां भारत के पश्चिम में और पूर्व में, ईस्ट और वेस्ट में, दोनों जगह सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों के लोग मारे जा रहे थे, है ना, गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे, भाग रहे थे इधर और खून की जो रियल, जिसको खून की नदियां तो एक फ्रेज होता है, पर जो रियल खून की नदियां आजादी के समय देश के पूर्व और पश्चिम दिशा में बह रहे थे। पश्चिम में सिंध और पंजाब में, और पूर्व में बंगाल में, और हजारों में भी नहीं, लाखों की संख्याओं में लोग मारे जा रहे थे, भाग रहे थे, बसें जलाई जा रही थी, ट्रेन जलाई जा रही थी, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी। वो यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार उससे गुजरे हुए आए हैं। तो एक ऐसी माहौल में भारत आजाद होता है और पूरे यूरोप में, अमेरिका में, इंक्लूडिंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तब के चर्चिल ने आपस की बातचीत में, उनके न्यूज़पेपर में, और जो ओपनली अनाउंस करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के आने के बाद ये देश मुश्किल से 5-7 साल के अंदर ही, या मैक्सिमम 10 साल के अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए बर्बाद हो जाएंगे और छोटे छोटे देश बन जाएंगे। फिर देश आजाद हुआ 1947 में। 48 में हमारी लड़ाई शुरू हो गई, एक लड़ाई है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई कश्मीर को लेकर। हमारे पास सेना अभी ढंग से बनी, सेना अभी पूरी तरह तैयारी नहीं थी, गवर्नमेंट प्रॉपर बनी नहीं थी, टेम्पररी गवर्नमेंट है, तो भी लड़ाई से गुजरे। पर उसके बावजूद भी भारत की जो उस समय के नेताओं ने अपने देश को एक बनाए रखने के लिए और एक अच्छे सुंदर शासन व्यवस्था देने के लिए काम चल रहा था। डॉक्टर अंबेडकर के, भीमराव अंबेडकर के लीडर्स चेयरमैनशिप में एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई 6 मेंबरों की। वो भी एक अद्भुत कैरेक्टर है, कभी मौका मिले डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ को जरूर पढ़िएगा। बहुत रेयर कैरेक्टर होते हैं, दुनिया में बिरले कैरेक्टर होते हैं, वो भी हमारे इंडियन सोसाइटी में हम उनको भूल चुके हैं ऐसे कैरेक्टर को। वो इसीलिए कि वो जिस तरह जहां वो पैदा हुए, उठ करके जहां पहुंचे, वो जर्नी आज के दुनिया के किसी भी देश के लिए सीखने लायक है। उस समय के अछूत जात में, मतलब अनटचेबल जात में पैदा हुआ एक व्यक्ति, सवाल ही नहीं उठता है कि उसको पढ़ने का कोई दूर दूर का भी उसको कोई मौका मिलना था। किसी स्कूल में, कॉलेज में भी सवाल नहीं उठता है इसको कोई एंट्री दे दे पढ़ने के लिए, कोई टीचर उसके सामने बात करने को तैयार नहीं सुनने के लिए। पर वो बच्चा महाराष्ट्र का दलित शब्द तो बड़ा सुनने कोई हल्का फुल्का सा लगता है, पर आप सोचिए आज से 100 साल पहले की किसी हरिजन के घर में, वो भी हरिजनों में भी तो छोटे कास्ट होते हैं ना, सबसे छोटे कास्ट में, ऐसे कास्ट में पैदा हुआ एक व्यक्ति आजादी की लड़ाई और उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर कोई गिने चुने रियली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल पर्सन है, आप उनको टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल में से एक काउंट कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य कि हमें कभी किसी ने ना बताया, ना पढ़ाया, ना बोला कि अंबेडकर को पढ़ो, जानो, समझो, नहीं। उनका लिटरेचर तक भी कोई पढ़ता नहीं है। दुनिया के एक वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन जो ऐसी जगह से पैदा हुए जहां जिनको छूना भी पाप है, जिनको देखना भी पाप माना जाता था, ऐसी हालत में वो व्यक्ति पढ़ाई किया, भारत में पढ़े, ब्रिटिश में, लंदन में जाकर के लॉ भी पढ़ा, और वो कोई नॉर्मल इंटेलेक्चुअल नहीं था। वो लॉ के एक्सपर्ट रहे, पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रहे, सबसे बड़ी बात है हिंदू धर्म के सारे शास्त्रों के भी वो बड़े एक्सपर्ट थे, वेद, दर्शन, उपनिषद, शास्त्रों के। शायद हजारों सालों के हिस्ट्री में वो पहला व्यक्ति है
जो अनटचेबल फैमिली में पैदा होकर भी अछूत परिवार में पैदा हुआ, कि न केवल मॉडर्न एजुकेशन के पढ़े हुए एजुकेटेड थे, वो भारत की जो प्राचीन शास्त्र परंपरा थी उसमें भी वो एक्सपर्ट थे। अरे उनके नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। कभी किसी को मौका मिले तो आप जरूर कॉन्स्टिट्यूशन का मूल रूप पढ़िए, मूल प्रति पढ़िए, आपको पता लगेगा कितना सुंदर, कितने 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 वाइजली लिखा गया एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस, कॉन्स्टिट्यूशन को जिस दिन लागू किया गया 1950 जनवरी 26 को चुना गया कि आज से भारत इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर चलेगा। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत की नागरिकों को हजारों सालों के बाद ये राइट दिया कि अब ये देश तुम्हारा है, ऑफिशियली तुम चुनोगे तुम्हारा सरकार कौन होगा, जहां से रिपब्लिक डे शुरू, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका महत्व किसी भी एंगल से अगस्त 15 1947 से कम नहीं है, क्योंकि जैसे आपको अभी जाना 1947 अगस्त 15 को देश पॉलिटिकली आजाद तो हुआ, पर जिस माहौल में हम जा रहे थे, दुनिया का सिर्फ इंडिया, भारत और भारत के लोगों को छोड़कर दुनिया में कोई भी देश, कोई भी नेता ये मानने को तैयार नहीं था कि ये एक देश सरवाइव भी कर सकता है, ये एक भी रह सकता है, इनके लोग कभी प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। पर भारत के लोगों ने ये कर दिखाया, उनके नेताओं ने, उनके आम लोगों ने करके दिखाया। देश आज भी एक ही है, जितना 1947 में छोड़कर गए थे, आज देश उतना ही है। प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, टर्बुलेंसेस हैं, उसके बावजूद भी देश एक ही है। देश के लोग प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, देश में डेवलपमेंट हो रहा है, सरकारें चल रही हैं और परिवर्तन आ रहे हैं। इसीलिए ये सेलिब्रेशन करने का दिन है जनवरी 26 रिपब्लिक डे के रूप में। जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो पहले आजादी को समझना जरूरी है। स्वतंत्रता या फ्रीडम या इंडिपेंडेंस की जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो इवन ये ह्यूमन कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ये तो जो भी लाइफ है, जो भी पैदा हुआ है संसार में, वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकड़ा हो, मछली हो, कोई सांप हो, कोई भी हो, आप किसी को भी बांध के रखिए, जेल उस पिंजरे में रखिए, कहीं भी रखिए, वो छटपटाता है। कितना बढ़िया खाना दो, पीना दो, पक्षियों को बांध के रखो, जैसे ही खोलोगे वो भाग जाएंगे। हाँ, प्यार से रखो तो कोई नहीं, आपके आसपास मंडराते रहेंगे। क्योंकि ये, अगर हम थोड़ी स्पिरिचुअल बात करें तो हम मानते हैं कि आत्मा जो है बाय नेचर स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, शुद्ध है, बुद्ध है, तो वो बंधन में हमेशा तड़पता है। वो महाभारत में एक बड़ी, युधिष्ठिर को यक्ष पूछता है कि बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? तो कहते हैं राजा के महल में रहने वाला व्यक्ति भी अगर परतंत्र है, अगर डिपेंडेंट है, दूसरे के अधीन है, तो वो दुख कहलाता है। और झोपड़ी में रहने वाला, शाग भात, मतलब नॉर्थ इंडियन स्टाइल में कहें, प्याज रोटी खा करके भी झोपड़ी में रहने वाला लोग, व्यक्ति अगर आजाद है तो वो खुशी है। आपको शायद समझ में नहीं आए, तब समझ में आएगा जब आपको कोई स्लेब बना के रखे, जब आपकी आजादी को छीने, तब पता चलेगा कि मजा किसमें है। तो ये ह्यूमन नेचर नहीं, ये तो जिसमें भी लाइफ है वो उसका नेचर है इंडिपेंडेंट रहने का। घर में भी बच्चे देखिए रिवोल्ट कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के खिलाफ, आप बार बार उनको टोको, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, यहां बैठोगे, रिवोल्ट कर देते हैं। छोटे बच्चे को आप बोलो
कि 1 घंटे तक बैठे रहना है, बाथरूम नहीं जाना है, वो 1 घंटे में 5 बार निकलेगा, सुसु जाना है। अब उसको मत बोलो तो 4 घंटे तक नहीं जाएगा बाथरूम, पर आपने रोक दिया तो 1 घंटे में 5 बार उठेगा। ऐसा नहीं कि वो मन ही मन उठता है, हो सकता है नेचुरली हो भी, क्योंकि ये बॉडी का रिएक्शन है, आपका हार्मोन ही चेंज हो जाता है, आपका नर्व सिस्टम में ही चेंजेस आ जाते हैं जब भी आप किसी को रोकते हैं, जबरदस्ती फोर्सफुली करते हैं। तो इंडिपेंडेंस तो जरूरी है, जिसको हमने 1947 में हासिल किया। डेफिनेटली वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस था, और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलने से ही सब कुछ नहीं होता है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है कि एक सरकार गया, दूसरा सरकार आ गया, है ना, गोरे गए ब्राउन आ गए, बाकी कुछ चेंज नहीं हो सकता। जब तक आम लोगों के अंदर वो फ्रीडम का कंसेप्ट ना घुसे, इंडिपेंडेंस का समझ ना घुसे, वो उसको अंदर से डाइजेस्ट करके अपने बोन मैरो तक भी ना ले जाए, तब तक सिर्फ पॉलिटिकली कोई इंडिपेंडेंट होने से किसी देश की तरक्की नहीं होती है। आजादी उससे भी चाहिए कि लोग डर से आजाद मिले, गुंडों से, बदमाशों से, भूख की डर से, मौत की डर से, ये भी आजादी मिले, ये मेक श्योर होना भी जरूरी है। लोगों को ये भी आजादी चाहिए कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कास्ट के नाम पर हो, या धनी गरीब के नाम पर हो, या कलर के नाम पर हो, जो हमारे देश में, मतलब भारत में अभी भी कमोबश है। लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है क्योंकि रंग सांवला है, काली है। आपको भरोसा नहीं, किसी भी न्यूज़पेपर का मैट्रिमोनियल ऐड देखो, हिंदी में, अंग्रेजी में, बंगाली में, तेलुगु में, तमिल में, मराठी में, देखो, एक भी कहीं गलती से मिल जाएगा। सब में रंग गोरी, हाइट इतनी, गोरी जरूरी है। वैसे गोरा तुम्हें गोरा ना माने, गोरा तो तुम्हें काला ही मानते हैं। पर ये जो जिसके कारण हम एक इंडिपेंडेंट 70 साल के 73 साल से होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं उस स्पीड में डेवलप नहीं कर पाते कि कुछ चीजें हमें रोक के रखा है। सोसाइटी के अंदर अभी भी वो प्रॉपर जो फ्रीडम का जो कंसेप्ट है वो नहीं आया है। हम कास्ट के नाम पर आज भी गुलाम हैं, करोड़ों लोग। हम कलर के नाम पर गुलाम हैं, हम जेंडर के नाम पर भी गुलाम हैं, पुरुष और स्त्री के नाम पर। तो जब तक ये सोच भी कल्टीवेट होने की जरूरत है लोगों के अंदर, किसी भी माध्यम से। इसी तरह कल्चरल फ्रीडम भी जरूरी है। अब ये कल्चरल फ्रीडम तो कोई सिखाएगा नहीं, ये हमारे अपनी उपज है। हमारी जो कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमें अपने कल्चर को एक्सेप्ट करने नहीं देता। हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, हमारी पहनावा, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, रीति नीति से हम अंदर से कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए हैं। अब हम अपने आप को आइडेंटिफाई, हम जब कहते हैं कि भारत के ज्यादातर लोग, इंक्लूडिंग पढ़े लिखे लोग, और इंक्लूडिंग में पढ़े लिखे लोगों से ही प्रॉब्लम होता है, वो अनपढ़ लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो पढ़े लिखे लोगों से ही नीचे तक आता है। अपने कल्चर को, भाषा को, रिलीजन के साथ आइडेंटिफाई करने में शर्म आता है। दुनिया में ध्यान रखिए, एक ही कम्युनिटी है, वो इंडियन हिंदू कम्युनिटी। बहुत रेयरली कोई मिलेगा जो आराम से इजीली बोल देगा कि मैं एक हिंदू हूं। आप यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, जो जिस रिलीजन का है, वो इट्स नॉट अबाउट प्राइड, नॉर्मली एक जनरली वो फील करता है। आप उसे पूछो, बोलेगा मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं वो हूं। किसी हिंदू पढ़ा लिखा से पूछ लो, 100 में से पूछो, 90 लोग तो आए बाएं करेंगे। और अगर कोई बोलेगा कि या आई एम हिंदू बट आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजियंस, उसको ये बोलना क्यों पड़ता है कि हर हिंदू को कि या आई एम हिंदू बट आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजियंस?
वो कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है, वो आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता है अपने धर्म के साथ। अगर करता है तो उसको वो अगला लाइन बोलना पड़ता है कि सामने वाले को कहीं ना लगे कि मैं कोई छोटा आदमी हूं, मैं तुम्हारे रिलीजन को भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं प्योर हिंदू हूं। ये हिंदू के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा ये माइंडसेट। इट डजंट मीन दैट आप किसी रिलीजन को बिलोंग कर लेने से आप छोटा हो जाते हैं, आप कम्युनल हो जाते हैं, नहीं। सारा यूरोप के कंट्रीज हमसे ज्यादा सेक्युलर हैं, हमसे ज्यादा लिबरल हैं। ये अमेरिका इंडियन लोगों से 1000 गुना लिबरल हैं, पर वो अपने रिलीजन को छुपाते नहीं है। वो क्रिश्चियन होकर भी आपके हिंदुत्व को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, पर हम अपने हिंदुत्व को नकारते भी हैं, क्योंकि दिखाने के लिए लिबरल, पर कास्ट के नाम पर हम अपने भाई बहनों से पानी तक भी नहीं पीते हैं। ये जो हिपोक्रेसी है, और ये क्यों है? वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण हम अपनी भाषाएं ना बोलते, ना अपने बच्चों को सीखने देते हैं। अगेन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो फ्रीडम कहां हुआ? भाषा से भी हम अंदर से गुलामी में है, संस्कृति से गुलामी में है, कपड़ों से गुलामी में है, बहुत लोगों के अंदर। और लास्ट जो सबसे बड़ी बात है, हमारी जो सोच की फ्रीडम भी बहुत जरूरी होता है। फ्रीडम ऑफ थॉट्स। हर बात पर पहली चीज है, 2 तरह के हमारी थॉट में गुलामी है। पहली चीज है, जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड बोले वो सब परमात्मा की वाणी है, और कोई भारत का कोई एक्सपर्ट हो, विद्वान हो, ज्ञानी बोले, वो सेकेंडरी प्रूफ में आएगा। जो प्राइमरी प्रूफ हमेशा एविडेंस है, वो वेस्टर्न स्कॉलर से ही होगा। तो वो तो खैर हमारे अंदर है, बिकॉज जो हम गुलामी के कारण वो कॉम्प्लेक्स है। पर जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ कि इवन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह आप देखेंगे हमारे बच्चों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं, ना माँ बाप से पूछने का अधिकार, हाउ डेयर यू टू आस्क मी, ना टीचर को पूछने का अधिकार। तो हमने एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप हुआ है, वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, प्रोफेशनल है, पर उसकी जो ओरिजिनल थॉट जो है बहुत कम रह गया है। हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ऑफिसर हैं, नेता हैं, पर ओरिजिनल थॉट बहुत कम हो गया है। हम साइंस के प्रोफेसर हैं, सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, पर ओरिजिनल थॉट कम हो गया है। क्यों? ये जो मेंटल गुलामी है, उससे ना हमारे पेरेंट्स हमें बाहर निकलने दे पाए, उल्टा और हमें गुलाम बनाया, और हमारी सोसाइटी कल्चर और रिलीजन के नाम पर भी बने। हम रिलीजन में जाते हैं, हम बाबाओं के गुलाम बन जाते हैं। ये बाबा जी ने बोला जी, अब बाबा जी ने कहा कौवा को बगुला बोला तो ठीक, बगुला ही है, बगुला को कौवा बोला तो ठीक है जी। टीचर्स ने बोला जी, माँ बाप ने बोला, तो हम अपना छोड़ करके सबको रिस्पेक्ट करना सीख गया। और धीरे धीरे हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई, हम ऐसे हो गए, हम सिर्फ विश्वास करना जानते हैं, डिलिब्रेशन तो हमारे यहां से खत्म हो गया कि सच और झूठ को परखो, अपनाओ, वो खत्म। भारत में एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ रही है, मिडिल क्लास बढ़ रही है, लोग धनी बन रहे हैं, पर सुपरस्टिशन कम नहीं हो रहा है। सुपरस्टिशन नए रूप में आते जाते हैं, वो पॉलिटिकल सुपरस्टिशन हो, रिलीजियस सुपरस्टिशन हो, और ओरिजिनल थिंकिंग अभी भी काफी समय लगेगा वो इंडियन सोसाइटी में। छोड़िए जो भारत में है और भारत में पढ़ते लिखते हैं, हम तो यहां भी आ गए इस सोसाइटी में जहां फ्रीडम सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है। यहां भी हम वो ज्यादातर लोग मानसिक गुलामी वाले आपको मिलेंगे, जहां वो कॉमन सेंस या जिसको कहते हैं इनर सेंस में ताला लगा के बात करते हैं, हर चीज में बिलीव और ट्रस्ट में चलते रहते हैं, जिसका रिजल्ट है इंसान का दैवीकरण होता जाता है। मोस्टली इंडियन कम्युनिटी में किसी ने थोड़ा अच्छा किया, अच्छा बोला, फट से हम उसको देवता फिर भगवान बना देते हैं, किसी भी फील्ड में हो। इंडियन कम्युनिटी में किसी भी इंसान को भगवान बनना ऐसे बाएं हाथ का खेल है। ये कब होता है?
जब मानसिक रूप से जो कम्युनिटी बहुत कमजोर हो, कितना भी एजुकेटेड हो, डजंट मैटर, तब होता है। तो इसीलिए फ्रीडम चाहिए हमें, मानसिक गुलामी से भी फ्रीडम लाने की जरूरत है। हम अपनी भाषा, कल्चर, ट्रेडिशन, खान पान, वेशभूषा के प्रति जो साथ जो गुलामी व्यवहार करते हैं उससे भी छुटकारा पाने की जरूरत है। और हमारी सोसाइटी में जेंडर, कास्ट, अलग अलग चीजों के कारण जो है उससे भी छुटकारा पाने की जरूरत है। तो जब आप आजाद होते हैं, स्वाधीन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, देन अगला आता है, सपोज आप दूसरों से हट गए, दूसरों की, अब आपके ऊपर किसी दूसरे का रूल नहीं है, ना इंटेलेक्चुअल रूल, ना पॉलिटिकल रूल, ना फाइनेंशियल रूल, आप इंडिपेंडेंट हो, तब जो स्टेट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्वराज्य। तब होता है स्वराज्य। भारत की आजादी मूवमेंट में जो एक स्लोगन चला, स्वामी दयानंद जी से लेकर बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक, स्वराज्य का मूवमेंट, ये एक फिलॉसफी है, ये सिर्फ एक जयघोष नहीं है, ये लाइफ लेसन है। स्वराज्य मतलब सेल्फ रूल। हमारे ऋषि मुनि, ऋग्वेद का पूरा मंत्र है, अर्चन्नो स्वराज्यम। क्या भाव है? मैं अपने ऊपर राज करूं। स्पिरिचुअली उसका भाव है, मेरे सेंसेस, मेरी इंद्रियां मेरे ऊपर राज ना करें, मेरा मन मेरे ऊपर राज ना करें, ये जो बाहरी दुनिया मेरे ऊपर राज ना करें, मैं कैसा जीऊं, कैसा लाइफ जीऊं, इसका डिसीजन मैं लूं। मेरे अलावा मेरी इंद्रियां, मेरे मन, मेरी इच्छाएं, बाहरी दुनिया उसका रूल ना करें। ये स्पिरिचुअली स्वराज्य की बात है। देखिए, स्वराज्य तभी आता है जब स्वातंत्र आता है, जब आप फ्री होते हैं, जब फ्रीडम आता है तब सेल्फ रूल आता है। स्वराज्य स्वतंत्र का सेकंड स्टेप होता है। पहले आप फ्री होते हैं, फिर आप अपने आप को रूल करते हैं। पर अगर आपको अपने आप पर रूल करना आता नहीं ना, तो आप फ्री हो भी जाएंगे, फिर दोबारा गुलाम हो जाएंगे। जब आजादी से पहले महात्मा गांधी के लीडरशिप में जो लड़ाई चली, उसमें गांधी जी सिर्फ आजादी की बात नहीं करते थे, वो सोसाइटी में हरिजनों की उन्नति भी हो, लोगों के अंदर वो सेल्फ एस्टीम पैदा हो, जो डिस्क्रिमिनेशन वो खत्म हो। क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है, आपसे ब्रिटिश चला जाएगा, कल रशियन कब्जा आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, रशियन चला जाएंगे, कल चाइनीज हावी हो जाएगा, कोई ना कोई क्योंकि आप गुलाम, आपकी जिस तरह के माइंडसेट है, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने सोशल बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, कम्युनल बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, कल्चरल बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, तो आप कभी ना कभी गुलाम होंगे। वहीं से जो स्वदेशी का कंसेप्ट आया, भाई अपना देश का बना हुआ कपड़े पहनो, जिसको खादी के रूप में प्रमोट किया गया आगे जा करके। ये वो स्वतंत्रता का से जुड़ा नहीं था, वो स्वराज्य से था। अगर तुम स्वराज नहीं कर सकते हो, तुम अपने ऊपर रूल नहीं कर सकते हो, कोई दूसरा रूल करेगा, तो इससे छुटकारा पाओगे, तीसरा आकर कब्जा कर लेगा तुम्हें। तो ये जरूरी है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल करें। और स्पिरिचुअलिटी में भी हम यही सीखते हैं कि तुम अपना कंट्रोल अपने हाथ में लो। तुम जब तक अपने कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लोगे, कोई ना कोई तुम्हें कंट्रोल करेगा। कभी मन कंट्रोल करता है, कभी तुम्हारी इंद्रियां कंट्रोल करते हैं, कभी तुम्हारे घर वालों की इच्छा से तुम नाचते हो, कभी पड़ोसियों को इच्छा से नाचते हो, कभी मीडिया की इच्छा से नाचते हो, कभी कल्चर की इच्छा से नाचते हो। तो तुम नाचते हो दूसरों के इशारों पर, क्यों? तुम्हें अपने इशारे पर नाचना आता नहीं है। जब तक स्वराज्य आपके अंदर डेवलप ना हो, स्वराज्य का जो एटीट्यूड है, तो आप कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो भी जाओ, आप अंदर से हमेशा किसी ना किसी के गुलाम रहेंगे ही रहेंगे। और जब आप स्वराज्य को इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप ट्रस्ट करना सीखें। अगर अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अगर आप सेल्फ रूलर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने देश को स्वराज बनाना चाहते हैं, तो देश के ऊपर ट्रस्ट करना सीखें।
उसके लिए जो हमारे यहाँ शास्त्रों में शब्द आता है भक्ति, इसको हम कहते हैं देशभक्ति। वो देशभक्ति वो वेस्टर्न पैट्रियोटिज्म का कंसेप्ट नहीं है। जो नेशनलिज्म है, पेट्रियोटिज्म, जो वेस्टर्न कंसेप्ट है, वो भारत में उस तरह की नेशनलिज्म का, पेट्रियोटिज्म का कंसेप्ट कभी रहा नहीं। ये तो हमारे देश में हमने बरोड किया है वेस्टर्न वर्ल्ड से। वेस्टर्न वर्ल्ड का नेशनलिज्म या पेट्रियोटिज्म कितना खतरनाक है, आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, 1000-1200 साल की हिस्ट्री, जिसके कारण कितने लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं, देश के देश टूटते रहते हैं, बर्बाद होते हैं। हमारे लिए शब्द था देश प्रेम, अपने देश से प्यार करो, अपनी मिट्टी से प्यार करो, देश से प्यार करो, नदियों से, नालों से। और ये जो प्यार करना कोई मॉडर्न कंसेप्ट नहीं, ये तो वैदिक काल से, वैदिक शास्त्रों से हमें बताया गया देवता का कंसेप्ट। जिसका भी तुम्हारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है वो तुम्हारी देवता है। वो इनर्ट, वो सेंटिएंट हो या इनसेंटिएंट हो, वो जड़ हो या चेतन हो। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी देवता, तुम्हारे आचार्य भी, गुरु भी तुम्हारी देवता, तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हारी देवता, तुम्हारे राजा भी तुम्हारी देवता, तुम्हारे पालने वाला भी तुम्हारा देवता, पढ़ाने वाला भी देवता, किसान भी देवता। जड़ों में भी पहाड़ हो, नदी हो, पानी हो, पर्वत हो, सूरज हो, आग हो, चांद हो, सब देवता, क्योंकि सबका तुम्हारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो देवता का कंसेप्ट, वो जड़ हो, चेतन हो, सबको रेस्पेक्ट करना, सबके कंट्रीब्यूशन को मानना या रिकॉग्नाइज करना, ये तो हमेशा से हमारे यहाँ रहा है। वो वेद का जो प्रसिद्ध मंत्र है ना, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, धरती जो है मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूं। मैं, धरती मेरी माँ है, और जिस धरती के टुकड़े में मैं पला बड़ा हूं वो मेरी माँ है। उसी के प्रति मेरी जो श्रद्धा, जैसे मैं अपनी माँ के प्रति श्रद्धा रखता हूं, उसका केयर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, तो मेरी धरती, उस धरती में जो नदी है, नाले हैं, समुंदर है, पानी है, जमीन है, खेती है, बाड़ी है, आसपास रहने वाले लोग हैं, भाषा है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब मेरी उस माँ के हैं। जैसे माँ के प्रति प्रेम निश्चल होता है, विदाउट एन एक्सपेक्टेशन होता है, ऐसे रखने की बात है। उसमें कोई ये सेंस नहीं है कि पड़ोसी देश को अटैक करोगे तभी तुम्हारी देश प्रेम बना रहेगा। इसमें ये कोई सेंस नहीं है कि जब तक तुम्हारे दुश्मन देश को गालियां ना दो तब तक तुम्हारा देश प्रेम कम हो जाएगा। वो इंडिया पाकिस्तान मैच होता है ना, वो जब तक आप पाकिस्तान मुर्दाबाद ना बोलो तो आपको लगता है कि देश प्रेम हुआ ही नहीं। ये हिपोक्रेसी है। तो ज्यादातर पाकिस्तान मुर्दाबाद करने वाले करप्शन भी बहुत करते हैं दुकान में बैठ के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने देश की प्रेम करने का प्रमाण क्या है? सिंपल है, तुम जो हो ऑनेस्टली करते हो कि नहीं। टीचर हो, ऑनेस्टली पढ़ाते हो कि नहीं। अगर ऑनेस्टली पढ़ाते हो गया तेरा देश प्रेम, इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। तुम अगर किसान हो, ईमानदारी से खेतीबाड़ी करो, हो गया। इससे कोई झंडा को सैल्यूट ना भी करो तब भी तुम देश प्रेमी हो। तुम बिजनेसमैन हो, अगर ऑनेस्टली बिजनेस करते हो, ज्यादा इधर उधर 4 नंबरी 2 नंबरी धंधा नहीं करते हो, तो हो गया, तुम्हारा देश प्रेम पक्का है। तुम जहां भी हो, जैसा भी हो, इवन तुम एक माँ बाप हो, अपने बच्चों को पालते हो, अगर ढंग से पालते हो, उनको एजुकेट करते हो, सही संस्कार देते हो, सही ज्ञान देते हो गया, तुम देश प्रेमी हो। क्योंकि तुम देश के लिए लोगों को बना रहे हो। तुम जिस बच्चे को बना रहे हो वो बच्चा आगे जाकर देश का अच्छा या बुरे का कारण बनेगा। चोर बनेगा तो देश का बदनाम होगा, तो साधु बनेगा तो देश का नाम करेगा। तो हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस हालत में हैं, अगर हम अपने काम को ऑनेस्टली करें, उस काम के प्रति भी श्रद्धा रखें, तो अपने आप देश प्रेम हो जाता है। उससे अलग करने की जरूरत नहीं। दुश्मन देशों को 50 गालियां देना, ये तो आर्मी उसके लिए है, सरकारें बैठी हुई हैं, वो कर लेंगे। किससे लड़ना नहीं लड़ना, आम लोगों के लिए तो देश प्रेम सिर्फ इतना कि मैं अपने काम को निष्ठा से करूं। वो वेद का एक सुंदर मंत्र कह के कंक्लूड करेंगे, अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम। मैं राष्ट्री हूं। राष्ट्र समझते, नेशन। मैं
खुद राष्ट्र हूं। और राष्ट्र है भी कौन? मतलब कोई नेशन को आप डिफाइन करेंगे, क्या है नेशन? कोई मूर्ति है? भाई देश का मतलब देश की जमीन, वहां के हवा पानी, भाषा, धर्म, कल्चर, वहां के रहने वाले लोग, उनके खान पान कपड़े, यही तो देश है। तो अगर वहां के रहने वाले लोग भी देश है तो मैं भी तो एक देश हूं। मेरे जैसे लाखों लोगों का कॉम्बिनेशन से एक देश का नाम बनता है। तो मैं चोर हूं, मेरे जैसे अगर 1 लाख लोग चोर बन गए तो मेरा देश चोरों का देश कहलाएगा। मैं साइंटिस्ट हूं, मेरे जैसे हजारों लोग साइंटिस्ट बन गए, मेरा देश साइंटिस्टों का देश कहलाएगा। मेरे जैसे करोड़ों लोग खिलाड़ी बन गए, मेरे देश खिलाड़ियों का देश कहलाएगा। मेरे यहाँ सब बहुत ज्यादा पायलट्स हैं तो मेरा देश पायलटों का देश कहलाएगा। मैं और मेरे जैसे लोग मिलके ही तो देश होते हैं ना। तो मैं जैसा बनूंगा मेरे देश उसी से आइडेंटिफाइड होगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हम सब जो भारत के बाहर रहते हैं, तो हमारे हर वो छोटे मोटे व्यवहार से यहाँ के लोग जो होते हैं वो हमें देश को डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ रहने वाले इंडियन में से 100-200 लोग अखबार में नाम आ जाए मीडिया में कि 100-200 लोग जो पकड़े जाएं करप्शन में, चोरी में, तो परसेप्शन बन जाएगा इंडिया एक चोरों का, डाकुओं का देश है। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन बनते हैं तो लोग कहेंगे ये इंडिया एक पढ़े लिखे और बड़े वेल सिविलाइज्ड लोगों का देश है। तो देश तो हमसे बनता है, हमारे से देश बनता है। तो जैसा हम होते हैं वैसे ही देश होता है। हम देश के अंदर रहें, बाहर रहें, जैसे भी रहें, तो अपने आप को ठीक रखें, देश अपने आप बन जाएगा। तो समय हो गया है, बाहर जाकर अब झंडा फहराएंगे, असली सेलिब्रेशन करेंगे। तो ये जनतंत्र लोकतंत्र दिवस हम सबके लिए शुभ हो। हम दूर रहते हुए भी भारत से उतने ही चिंता, और मैं देखा ज्यादातर लोग जो एनआरआई हैं उनकी ज्यादा चिंता है जो भारत में रहने वाले लोगों से, उतनी ही चिंता, उतना ही कंसर्न है। तो हम जिस देश से प्यार करते हैं, जिस देश में हम अभी हैं, इस देश में भी प्यार करें। ये गलतफहमी मत रहिए कि मैं वहां का हूं, मेरा सारा प्यार वहां है। अब आप इस देश के नागरिक हैं, यहाँ के प्रति भी पूरी निष्ठा रखिए। यहाँ की भी निष्ठा कम करना अच्छी बात नहीं है, ये आपके अंदर की पर्सनालिटी का शोभा नहीं देगा। इस देश के प्रति भी निष्ठा रखिए, और जिस देश से आपका नाता है उससे भी निष्ठा रखिए, भारत से। अब दोनों की जगह निष्ठा रखिए, अपने व्यवहार से, अपने पर्सनालिटी से, अपने एटीट्यूड से खुद भी खुश रहिए और अपने दोनों देश को खुश रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको रिपब्लिक डे का अभिनंदन, स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।